हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। आई एम पूजा। जनरली हमारे करेंट अफेयर्स मॉर्निंग 7 AM पर होते हैं और यही हमारे करेंट अफेयर्स का टाइमिंग है जहां पर हम बैंकिंग एग्जाम एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की करेंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हैं। बट आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा करंट अफेयर्स लेट हो गया है। बट हम सभी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। 28 से लेकर 29 अप्रैल तक के जो भी करंट अफेयर्स होंगे इन दो इंपॉर्टेंट डेज के यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बैंकिंग न्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनेशनल न्यूज पर डिस्कशन किया जाएगा आज के वीडियो में। फिर वीडियो के एंड में कुछ पर्सन होंगे, पर्सन इन न्यूज, उनको हम देखेंगे। एंड लास्ट में होगा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है G7। ठीक है, G7 देशों के बारे में हम बात करते हैं। सो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, इनको सभी जानते हैं। जब से G20 समिट में इंडिया में आई थी तब से हम सभी लोग इनको जानने लगे हैं, करेक्ट। अब अपकमिंग जो G7 मीटिंग होने वाली है, तो G7 मीटिंग को होस्ट कर रहा है यहाँ पर कौन? इटली। और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट नहीं किया है। इलेक्शन होने के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं वो G7 समिट में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि इटली से इनविटेशन भेजा गया है। ठीक है, तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी इनवाइट्स इंडिया टू G7 समिट मीटिंग इन जून 2024। तो G7 समिट कब होनी है? जून 2024 में होनी है। पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने G7 समिट को अटेंड किया था उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन 2003, जब फ्रांस इस समिट को होस्ट कर रहा था। ऐसा नहीं है, इसके पहले और भी प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जैसे कि मनमोहन सिंह जी 5 टाइम इस मीटिंग को अटेंड किए हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी 4 टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर चुके हैं, इन 2019, 2021, 2022 एंड 23। अब ये G7 क्या है? तो G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का ग्रुप, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जानी जाती हैं। बेसिकली फ्रांस ने इनिशिएटिव लिया था इन 1973, जब सडनली क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाइक हुए थे। उसके बाद डिसाइड किया गया कि हम 6 मेजर कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी काफी अच्छी है, ये 6 मेजर कंट्रीज मिलके एक ग्रुप बनाएंगे। तो टोटल पहले 6 मेंबर्स थे, इसे हम G6 के नाम से जानते थे। कौन कौन सी कंट्रीज थी? फ्रांस, यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान एंड इटली। बाद में कनाडा ने इसे 1976 में ज्वाइन किया और इसे आज हम G7 के नाम से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ये G7 ही था, इसके बाद ये G8 भी हुआ। रशिया ने इसे ज्वाइन किया और 2014 में ग्रुप को लेफ्ट कर दिया। इस साल G7 की प्रेसिडेंसी इटली के पास है और 13 से लेकर 15 जून के बीच में ये आउटरीच समिट होनी है, जिसमें इंडिया को इनवाइट किया है। जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिक्स होता है और ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी होती है वो रोटेशन बेसिस पे होती है। सिमिलर G7 के जो मेंबर नेशन है उनमें भी जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेशन बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगी। डन। चलिए अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। सो इंडसइंड बैंक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट आरबीआई प्रोग्रामेबल सीबीडीसी पायलट। तो अब सीबीडीसी प्रोग्राम क्या है पहले हम वो जान लेते हैं। और इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है रिसेंटली इंडसइंड बैंक ने, जिसमें फार्मर्स की मदद की गई है सीबीडीसी या जो आपका डिजिटल करेंसी है उसके फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए कि व्हाट इज द सीबीडीसी, उसके बाद ही हम सारी कहानी को यहाँ पे समझ पाएंगे। तो सीबीडीसी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ द पेपर करेंसी है। जैसे कि सिमिलर टू द क्रिप्टो करेंसी, वैसे ही हमारा डिजिटल रुपया, डिजिटल करेंसी को हमने सीबीडीसी नाम दिया है। और एक लीगल टेंडर है, क्योंकि इसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशू करती है, या आरबीआई ने जिन बैंक्स को लाइसेंस दिया है वही बैंक सीबीडीसी या डिजिटल करेंसी को यूज करता है, जो कि हमारे वॉलेट में प्रेजेंट हो सकती है। तो सीबीडीसी आर द डिजिटल फॉर्म ऑफ द पेपर करेंसी, अनलाइक द क्रिप्टो करेंसीज दैट ऑपरेट इन द रेगुलेटरी वैक्यूम। एक लीगल टेंडर है जिसको सेंट्रल बैंक इशू करता है। डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी जो है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है और इसे हम फिएट करेंसी के नाम से भी जानते हैं। अबे फिएट करेंसी क्या होती है? जैसे कि मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस कागज पे, उस पेपर पे मैंने लिख दिया कि ये 100 रुपीज है, और मैंने एक वेंडर को दिया, तो क्या वेंडर इसे 100 रुपीज मानेगा? आंसर है नो। उसके लिए तो इसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि ये सिंपली पेपर है। लेकिन वहीं अगर इसमें आरबीआई लिख दे कि मैं बोलता हूं ये एक लीगल टेंडर है, एक कागज का जो नोट है, ये कागज जो है वो एक लीगल टेंडर है और उसकी वैल्यू 100 रुपीज है। अगर हम
ओरिजिनली कॉस्टिंग देखें तो ये कागज जो है, ये जो पेपर है, इसकी तो वैल्यू 1 रुपी ही होगी, लेकिन आरबीआई ने कहा है कि नहीं, ये 1 रुपी नहीं है, इसकी वैल्यू 100 रुपीज है या 1000 रुपीज है, तो हम इसको लीगल टेंडर मानते हैं और सारे वेंडर्स भी इसको लीगल टेंडर मानेंगे। क्लियर? लेकिन इसकी एक्चुअल जो वैल्यू है, क्या वो 100 है? आंसर है नो, एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है इसकी 100। लेकिन आज से अगर आप लगभग 200, 400 या 600 ईयर्स पहले जाएंगे, तो जितना गोल्ड का वैल्यू होता था उतनी ही करेंसी की वैल्यू हुआ करती थी ना, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर इन्हीं करेंसी को हम क्या कहते हैं, फिएट करेंसी के नाम से जानते हैं। इट इज अ करेंसी नोट और कॉइन विच डज नॉट हैव अ इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन ये लीगल टेंडर होते हैं और गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करती है। ठीक है, तो ये आपके होते हैं सीबीडीसी। अब बात करते हैं वो पहली कौन सी ग्लोब में कंट्री है जिसने यहाँ पे सीबीडीसी या फिर अपनी डिजिटल करेंसी इशू की। तो आपको इसके लिए अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अमेरिका में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिल रहा है। इन ग्रुप ऑफ आइलैंड को एक नेशन के नाम से जाना जाता है जिसे हम बहामस के नाम से जानते हैं। और ये पहली कंट्री है जिसने अपनी डिजिटल करेंसी इशू की थी, मतलब सीबीडीसी लेकर आया था, जिसका नाम था सेंट डॉलर। फिर नाइजीरिया लेकर आया अपनी करेंसी ई नायरा इन 2020। और फिर चाइना भी प्लानिंग कर रहा है ई, मतलब चाइना भी लेकर आया ECNY इन अप्रैल 2020। और ये भारत का डिजिटल रुपया है। अभी हम न्यूज में क्यों बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं। इंडसइंड बैंक ने रिसेंटली सर्कुलेटरी इनोवेशन हब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन करके एक माइलस्टोन अचीव किया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो पायलट प्रोग्राम है सीबीडीसी का, इसकी मदद से 50 फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्टली डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर करने का काम किया है। और इनका टारगेट है कि 1000 फार्मर्स को डिसवर्समेंट या फिर 1000 फार्मर्स को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर जो टारगेट है वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र के फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कार्बन क्रेडिट जनरेट करना और एग्रीकल्चर सेक्टर में फार्मर्स की मदद करना। तो डायरेक्टली यहाँ पर सीबीडीसी से फंड ट्रांसफर किया गया है बैंक्स के अकाउंट में, किसके द्वारा? इंडसइंड बैंक के द्वारा। डन। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन रिलैक्स सेंजांग वीजा नॉर्म्स फॉर द इंडियन नेशनल। अब यहाँ पे समझिए, जो सेंजांग वीजा होता है, तो जो सेंजांग एरिया या यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज होते हैं, उनमें आपको वीजा फ्री एंट्री प्रोवाइड करता है। और ये जो सेंजांग वीजा है ना, ये बहुत ही लिमिटेड पीरियड, टाइम पीरियड के लिए ही इंडियंस को अलॉट किया जाता था। अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो सेंजांग वीजा अलाउ द होल्डर टू ट्रेवल फ्रीली इन द सेंजांग एरिया। और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मैक्सिमम 90 डेज तक आप यहाँ पर स्टे कर सकते थे अपने बिजनेस पर्पस के लिए। यूरोपियन यूनियन या सेंजांग एरिया जो है वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना लिमिटेड टाइम पीरियड था। लेकिन अब इसे बढ़ाकर ना 2 ईयर्स के करने की बात की गई है। और जो भी नॉर्म्स होते हैं उन्हें भी काफी रिलैक्स किया गया है। So European Union has adopted new visa rule that will allow frequent traveler from India to apply Sensang area in multiple entries, जिसके कारण यहाँ पे वैलिडिटी भी इंक्रीज हुई है और अब इंडियन इजिली ट्रेवल कर सकेंगे सेंजांग एरिया में। सेंजांग एरिया में आपको 29 कंट्रीज देखने को मिलेंगे, जिनमें से 25 यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं और 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है लेकिन सेंजांग वीजा या सेंजांग एरिया का पार्ट होती हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, लिस्टस्टेन और आइसलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। ये रिसेंटली अनाउंसमेंट न्यू वीजा रूल में किया गया है। यहाँ पर बोला गया है इंडियन नेशनल can now be issued long-term multi-entry Senzang visa valid for 2 years after having obtained and lawfully used 2 visa within the previous 3 years। अगर आपने past 3 years में lawfully सेंजांग वीजा का इस्तेमाल किया है और आपके ऊपर कोई भी ऐसे एलिगेशंस नहीं है, तो आपको 2 ईयर का सेंजांग वीजा दिया जाएगा। बिल्कुल सिमिलर वैसे ही होता है ये, जैसे कि वीजा फ्री नेशन में आप एंट्री कर सकते हो, इजिली वहां पे स्टे कर सकते हो, घूम सकते हो इन सारे एरियाज में। क्लियर? ये बात यहाँ पर कही गई है। क्यों किया गया ये सब? तो इंडिया यूरोपियन यूनियन कॉमन एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, ये जो एग्रीमेंट है इसे 2016 में साइन किया गया था और इसी एग्रीमेंट के अंदर इंडिया के जो सेंजांग वीजा एरिया है या सेंजांग वीजा के जो रूल्स हैं उनको बेसिकली रिलैक्स करने का काम किया गया है। नेक्स्ट है ईशान प्रोजेक्ट।
अब ये ईशान प्रोजेक्ट क्या है और क्या बातें अभी यहाँ पे चल रही हैं, हम एक एक करके बात करेंगे। वन नेशन वन एयर स्पेस, इंडियाज प्रोजेक्ट ईशान। अब इंडिया ने डिसाइड किया है कि हमारे जो 4 एयर स्पेस रीजन है, इन सबको मर्ज करके हम एक ही तरीके से अपनी एयर ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे। तो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर हमारा जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने डिसाइड किया है, हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं विच इज ईशान। In order to streamline the enhanced air traffic management, India has initiated the process of consolidating its 4 airspace region into the single entity, spanning in the all the entire country. ये 4 कौन से एरिया हैं? ये 4 एरियाज आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में देखने को मिलेंगे और एक सब फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन देखने को मिलेगा गुवाहाटी में। ये अभी हमारे कुछ फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन है जो अलग अलग एरिया में फ्लाइट्स को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे इसे कंसोलिडेट किया जाएगा और एक ही जगह पे, कहाँ पर आप देखेंगे, नागपुर में। नागपुर में ये काम करेगा अंडर द प्रोजेक्ट ईशान। ईशान का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये आपको ईशान इनिशिएटिव देखने को मिलेगा जिसका सेंटर नागपुर में होगा। इससे क्या होगा? जो कंजेशन होता है, ट्रैफिक होता है, वो कम होगा, कैपेसिटी इंक्रीज होगी, आप इजिली रूट कर पाएंगे जो एयरलाइंस है उनको। इसके अलावा जो फ्लाइट टाइम है वो रिड्यूस हो पाएगा, कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो पाएगा, सेफ्टी इन्हांस होगी और फ्यूल का जो यूजेस होता है वो भी मिनिमाइज कर पाएंगे। ये इसके बेसिकली एजेंडाज है जिसके कारण प्रोजेक्ट ईशान पे बात हो रही है। अभी जो प्रोजेक्ट ईशान है, जब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा तो जितनी भी फ्लाइट होती हैं आपकी जो कि 25,000 फीट की हाइट पर फ्लाई करती हैं, उन सबको मैनेज करने का काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नागपुर के द्वारा किया जाएगा। अभी ये जो काम है अलग अलग एरियाज में किए जाते हैं, उसके बाद 25,000 की फीट पे उड़ने वाली सारी की सारी फ्लाइट्स को रेगुलेट करेगा कौन? हमारे नागपुर का सेंटर। ये बात यहाँ पर कही गई है, जिसको हम आउटर स्पेस भी बोल सकते हैं। फिर इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स ने हमें बताया ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं चेन्नई एंड कोलकाता में। चेन्नई में जो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो बेंगलुरु की फ्लाइट को भी हैंडल करती है, बेंगलुरु, ट्रिची और हैदराबाद की फ्लाइट्स को। और कोलकाता में जो हमारा सेंटर है वो भुवनेश्वर और वाराणसी की फ्लाइट को हैंडल करने का काम करता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डिटेल प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांगी है, क्या टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद इसे देश में अप्लाई किया जाएगा। डन। फर्दर न्यूज को डिस्कशन करने से पहले मैं पीडीएफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। पीडीएफ के लिए आप ऑलिव बोर्ड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और वहां से इजिली आपको पीडीएफ बंडल कोर्स मिल जाएगा जहां से आप डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली मैगजीन, गवर्नमेंट और पीआईबी न्यूज आपको वहां से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रिपोर्ट बाय द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो रिसेंटली IEEFA means Institute for Energy Economy and Financial Analysis and Amber Absolutes ने बेसिकली एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में 21 स्टेट का एनालिसिस किया गया था और बताया गया कि कौन सा स्टेट है जिसने एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में अच्छा काम किया है या एनर्जी ट्रांजिशन के सेक्टर में अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर टॉप स्टेट है कर्नाटका। कर्नाटका टोटल 37% यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को कैरी करता है, जिसमें आपको सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। कर्नाटका के बाद सेकंड नंबर पे आपको गुजरात देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया कि झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश ये बॉटम स्टेट है जिनको अभी एनर्जी ट्रांजिशन करने की जरूरत है, रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने की रिक्वायरमेंट है। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और समिट के बारे में जो कि भूटान में हुई थी। ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन कोलिजन। भूटान गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग द सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस किसने होस्ट की, तो भूटान ने की। और भूटान के साथ साथ टाइगर कंजर्वेशन कॉलिजन ने बेसिकली इस समिट को ऑर्गेनाइज किया था, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था, जिसकी थीम अगर आप देखेंगे तो थीम है सिक्योरिंग द स्ट्रिप्स, सिक्योरिंग द स्ट्रिप्स सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप। तो यहाँ पर एशिया एरिया में जितने भी टाइगर्स हैं उनके कंजर्वेशन करने के लिए हमें ऑब्वियस सी बात है फंडिंग की रिक्वायरमेंट है।
तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, $1 बिलियन फंड को कलेक्ट करना इन नेक्स्ट 10 years टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट ऑफ टाइगर्स इन एशिया। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था। डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एक पोर्ट के बारे में जो जिसे टेक ओवर किया है या जिसको हैंडल कौन करता है, अडानी ग्रुप करता है। आपको इसके लिए केरला जाना पड़ेगा और केरला में आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है विजिंगम पोर्ट। विजिंगम पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो विजिंगम पोर्ट ऑफ अडानी ग्रुप विल रन इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, तो ट्रांसशिपमेंट एक ऐसा एरिया, एक ऐसा पोर्ट का एरिया होता है जहां पे एक कार्गो से दूसरे कार्गो में शिपमेंट या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सप्लाई किया जाता है फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आर ट्रांजिट हब where cargoes from one ship is transferred to the another on the way to its final destination। छोटी छोटी शिप्स हैं, उन सब की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एक बड़ी कार्गो या बड़ी शिपमेंट में किया जिससे फाइनल डेस्टिनेशन पे हम पहुंचा सके। तो इस तरीके के पोर्ट होते हैं ये। तो रिसेंटली अडानी ग्रुप का ये जो बिजिंगम पोर्ट है केरला में, इसे रिसीव हुआ है अप्रूवल फ्रॉम द शिपिंग मिनिस्ट्री टू ऑपरेट एज अ इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, ठीक है, जो कि केरला में ऑपरेट होता है बाय द अडानी ग्रुप। वर्ल्ड के जो बिगेस्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स हैं वो सिंगापुर, संगाई, सेंजान, बुशान और हांगकांग में आपको देखने को मिल जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, हम चाहते हैं भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ठीक है, तो इससे हमें मदद मिलेगी। पहला है स्ट्रेटेजिक लोकेशन, तो ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी कार्गो, बड़ी बड़ी शिपमेंट यहाँ पर आती हैं, तो यहाँ पर इस पूरे एरिया को मॉडर्नाइज किया जा सकेगा। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। हमारा टारगेट है कि इंडिया को टॉप मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाना है। तो जब हम इस कार्गो को हैंडल कर पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा इंपोर्ट हो पाएगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह हम काम कर पाएंगे। हैंडलिंग मेगा मैक्स कंटेनर शिप, तो हम बड़ी से बड़ी यहाँ पे कार्गोज को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इरडई, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीमा मंथन इन हैदराबाद। इनका 6th एडिशन देखिए। एवरी ईयर इरडई क्या करता है, अपनी जो भी कॉन्फ्रेंस है वो करता है जिसमें नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है, किस तरीके से नया इनोवेशन हम ला सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में किस तरीके से नया हम काम कर सकते हैं, इसके लिए इनकी कॉन्फ्रेंस होती है। और इस 6 नंबर की कॉन्फ्रेंस है बीमा मंथन। कहाँ हो रही है, हैदराबाद में हो रही है। कौन इसे ऑर्गेनाइज करता है बीमा मंथन को, तो आंसर हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। बीमा मंथन is a periodic meeting of the IRDAI with the top leadership of the insurance companies operating in the India to discuss issues related to the insurance companies। अब यहाँ पर 3 important points पर डिस्कशन किया जाएगा इन दिस कॉन्फ्रेंस। बीमा सुगम, बीमा विस्तार एंड बीमा वाहक क्या है ये सब, इन पे डिस्कशन करेंगे। इरडई की इस साल हम सिल्वर जुबली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और इरडई का टारगेट है कि 2047 तक हर एक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस फैसिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है, आउटरीच बढ़ाना है। सबसे पहले है बीमा विस्तार। तो बीमा विस्तार क्या है, आपका एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसको डिजाइन किया है इरडई ने, ठीक है। तो बीमा विस्तार इज all in one insurance product which is designed by IRDAI to protect the common man against the various risk, जैसे कि इसमें लाइफ कवरेज, हेल्थ कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज, प्रॉपर्टी कवरेज, सारी की सारी चीजें एक ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट में मिल जाएंगी जिसका नाम है बीमा विस्तार। और इसे फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है बीमा सुगम। तो बीमा सुगम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था। इसमें आपको सारी की सारी अलग अलग कंपनीज की इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलती हैं। आप आसानी से इन्हें कंपेयर करके बेस्ट पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं और जो मिडिल मैन होता है उसका रोल भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। बीमा वाहक, इसको हम कह सकते हैं बीमा ऑन व्हील। अब यहाँ पे देखिएगा, जब इरडई का टारगेट है कि 2047 तक हर एक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस पॉलिसी हो, तो इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट होते हैं रूरल एरियाज में लोगों को नहीं पता कि हमें फार्म का, क्रॉप्स का इंश्योरेंस कराना चाहिए, मेडिकल एंड लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्या प्रॉफिट है। तो बेसिकली ये बीमा वाहक यही करती है, रूरल एरियाज में जाती है और अबाउट द इंश्योरेंस प्रोडक्ट पॉलिसीज के बारे में बताती है। इनका प्राइम जो लोकेशन है वो ग्राम पंचायत और विलेजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी बात हो रही है इरडई के बारे में।
बेसिकली हमारी कंट्री में एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था इंश्योरेंस सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए इन 1993, और उस कमेटी का नाम है RN मल्होत्रा कमेटी। इन्हीं कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद हमारे देश में एक ऑटोनोमस बॉडी का फॉर्मेशन हुआ अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन 1999, जिसे हम इरडा के नाम से जानते थे, इरडा। बाद में ये इरडा ही हुआ। इसे हम इरडा के नाम से जानते थे, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। इसने 2000 से काम करना शुरू किया। फिर हमने 2014 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, इरडई नाम कर दिया। ठीक है। अभी इसके अंदर 26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, 27 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और 2 री इंश्योरेंस कंपनीज इसके अंदर ऑपरेट होती हैं। चेयरमैन देवाशीष पांडा आपको मिल जाएंगे और हैदराबाद तेलंगाना में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट जंप्ड हाउ मच परसेंटेज टू $345 बिलियन इन 2023। यहाँ पर कई सारे ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हैं, उसके बाद भी भारत का जो एक्सपोर्ट है वो जंप हुआ है $345 बिलियन। ठीक है, ये बात यहाँ पे कही अंकटाट रिपोर्ट ने। तो कितने परसेंट यहाँ पर हाइक देखने को मिला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11.4%। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंकटाट की रिपोर्ट ने कहा है कि इंडिया का एक्सपोर्ट 11.4% इंक्रीज हुआ है, और हमारा 23 में जो टोटल एक्सपोर्ट था वो कितना था, $245 बिलियन का एक्सपोर्ट था। जबकि चाइना का जो शिपमेंट है वो डिक्रीज हुआ है 10% से, और उनका जो शिपमेंट है वो $381 बिलियन रहा है। इंडिया का जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट है वो ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सेक्टर में देखने को मिला है। इसके अलावा इंडिया का जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट में कमी आई है 0.4%, और इंडिया का इंपोर्ट $248 बिलियन रहा है लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द अंकटाट रिपोर्ट। तो आप इंपोर्ट याद रख लीजिए, एक्सपोर्ट याद रख लीजिए, कितने परसेंट का हाइक हुआ है आप ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च 2 इनोवेटिव क्रेडिट कार्ड, AU स्पॉन्ट रुपी क्रेडिट कार्ड और सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नोमो। तो नोमो कार्ड किसका है? आंसर हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, इन द कोलैबोरेशन विद NPCI एंड वीजा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M इन द नोमो क्रेडिट कार्ड? तो M का मतलब क्या है? M का मतलब है मिसिंग। M का मतलब यहाँ पे क्या है? मिसिंग है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मल्टीपल प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जिसमें आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिलेंगे दो। एक है AU स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड विच इज पावर्ड बाय NPCI, मतलब NPCI के कोलैबोरेशन में इसको लॉन्च किया गया है। एंड सेकेंड है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नोमो, नो मिसिंग आउट, विच इज पावर्ड बाय वीजा। ठीक है, बेसिकली ये जो डेबिट कार्ड है ये डेब्यू है, और ये आपका फिक्स डिपॉजिट पे बेस्ड बेसिकली आपका ये क्रेडिट कार्ड है। मतलब आपको जो बैक सपोर्ट दे रहा है, ये आपका फिक्स डिपॉजिट आपको बैक सपोर्ट यहाँ पर दे रहा है। इसके अलावा पहली बार AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ATM इंश्योरेंस फैसिलिटी को भी लॉन्च किया है। मतलब कस्टमर आसानी से जो ATM है वहां पर जाके इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, और व्हाट्सएप मैसेंजर की मदद से भी आप यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। चलिए लास्ट में बात करते हैं सम पर्सन इन न्यूज। पहले पर्सन के बारे में बात करेंगे, विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन नेम्ड ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर बाय द ICC। तो ICC जो T20 मेंस वर्ल्ड कप होना है, इसके लिए एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा युवराज सिंह को। तो आप तो बोलेंगे मैडम आपने बताया था कुछ दिन पहले उसेन बोल्ट है। बिल्कुल, उसेन बोल्ट, क्रिस गेल और युवराज सिंह, ये तीनों पर्सन हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अपकमिंग ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप के लिए, जो कि USA और वेस्ट इंडीज में होने हैं जून में। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, ये भी न्यूज में है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज बीन नेम्ड whom एज अ एम्बेसडर ऑफ द अपकमिंग ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। तो क्वालिफायर राउंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है सना मीर, जो कि पाकिस्तान की एक क्रिकेटर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द ICC, आप इसे पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ICC वर्ल्ड कप होने हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सारी चीज़ें आपको हमारे PDF में मिल जाएंगी। PDF के अलावा आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम, और कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब युगांडा, तो यहाँ पर 20 टीम्स, 20 टीम बेसिकली पार्टिसिपेट करने वाली है T20 मेंस वर्ल्ड कप में, जिसमें से एक टीम युगांडा भी है, और युगांडा ने अपनी टीम के लिए कोच अपॉइंट किया है, नाम है अभय शर्मा। अभय शर्मा इंडियन क्रिकेटर है जो कि रेलवे टीम के लिए खेला करते थे, और इन्हें कोच अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम
ओपनिंग सेरेमनी ऑफ फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स के बारे में। तो ये जो जीसीसी आपको दिख रहा है, जिसमें आपको कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान देखने को मिलेगा। ये जो गल्फ नेशन है, ये पहली बार होस्ट कर रहे हैं गल्फ यूथ गेम्स, जो कि 2 मई तक रन होने वाले हैं। 3500 से ज्यादा एथलीट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और 24 स्पोर्ट्स होंगे। और इसे होस्ट कौन कर रहा है? यूएई, दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जिसकी थीम है आर गल्फ इज वन, आर गल्फ आर प्रॉमिसिंग, आर यूथ आर प्रॉमिसिंग। ठीक है, आवर गल्फ इज वन, आवर यूथ आर प्रॉमिसिंग। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले बात करेंगे कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड। बेसिकली मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में जो भी अच्छे टीचर होते हैं, जिन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है लंबे समय से टीचिंग फील्ड में, इसके अलावा फिलेंथ्रॉफी वर्क भी किए हैं, मतलब परोपकारी सेवाएं भी दी हैं, उन्हें बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है। तो टोटल 9 टीचर्स का नाम नॉमिनेट किया गया है और 29 मई को अवार्ड सेरेमनी होगी, किसी एक टीचर को अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, अब इन टीचर्स में आपको 2 इंपॉर्टेंट टीचर्स देखने को मिलेंगे। पहली टीचर है गीना जस्टिस, जो कि केरला से बिलोंग करती है और 2005 में यूएई शिफ्ट हो गई थी, और यूएई की शारजहां गर्ल्स ब्रांच टीचर है। गर्ल्स स्कूल में आपको टीचर देखने को मिलेंगी, इनका नाम नॉमिनेट किया गया है। एंड सेकेंड पर्सन है मीना मिश्रा। मीना मिश्रा जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल मुंबई में टीचर है। तो इन 9 लोगों का नाम बेसिकली नॉमिनेट किया है। अवार्ड सेरेमनी 29 मई को होगी। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के डायरेक्टर बना दिए गए हैं सुनील कुमार यादव को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट बुक, द विनर्स माइंडसेट। इस बुक के ऑथर कौन है? तो एक क्रिकेटर है जिनका नाम है सैम वॉटसन। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। डन। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली पास्ड फॉरेन एड बिल टू प्रोवाइड मिलिट्री एड टू द यूक्रेन। मिलिट्री एड प्रोवाइड करने के लिए यूक्रेन को, इसराइल को, यूएसए गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है। तो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, जिन्होंने $95 बिलियन का मिलिट्री एड पैकेज अनाउंस किया है। $61 बिलियन यूक्रेन को, $26 बिलियन इसराइल को और $8 बिलियन इंडो पैसिफिक एरिया में दिया जाएगा। दिस इज लास्ट न्यूज। इसके बाद हम क्वेश्चन ऑफ द डे पर डिस्कशन करेंगे। Indigo ordered 30 Airbus aircraft A350-900 to entering wide body market। अब ये वाइड बॉडी मार्केट या वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? तो ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि दिखने में नैरो होते हैं, लेकिन जिनका फ्यूल टैंक काफी बड़ा होता है। वेरी लार्ज फ्यूल टैंक, मतलब 15,000 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। इतना ज्यादा फ्यूल इनके फ्यूल टैंक में स्टोर किया जा सकता है। तो इंडिगो ने रिसेंटली 30 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया है यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस से, जिनकी डिलीवरी 2027 तक होगी। और ये जो डील है वो 4 बिलियन से लेकर $5 बिलियन की देखने को मिलेगी। बेसिकली इनका टारगेट है कि एक फ्लीट तैयार करना है 990 एयरक्राफ्ट की बाय द 2035। ठीक है, इसलिए नए नए एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर कर रहा है, परचेज कर रहा है। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ जीसीसी। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का मेंबर कौन सा नहीं है? जो भी सही आंसर होगा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।